उन्हें हरदम यह फिक्र है नए तर्जे जफा क्या है। उन्हें हरदम यह फिक्र है नए तर्जे जफा क्या है। हम यह शौक से देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे चरख क्या को गिला करें। जमाना सारा अदू सही आओ मुकाबिला करें। कुछ दम का मेहमा हूँ अहले महफिल चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। और हवा में भी रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। ये मुस्तके खाक है फानी रहे ना रहे। आप सब साथियों को नमस्ते, सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल धीरनिवास। साथियों, आज का दिन बड़ा विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि चंद आत्माएं होती हैं, उनका प्रादुर्भाव जब होता है वो समाज में व्याप्त अंधकार को दूर करते हैं, एक नवीन आशा का समुचित विकास करते हैं, समाज के परिदृश्य को बदलते हैं, युवा पीढ़ी को वो प्रोत्साहित करते हैं, सदैव सदैव के लिए प्रेरणा का पुंज बन जाते हैं और उनका नाम सदैव के लिए इतिहास में अमर हो जाया करता है। जी हाँ, आज 28 सितंबर का दिन है। इतिहास के यदि पृष्ठों के ऊपर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे तो 28 सितंबर 1907 लयालपुर डिस्ट्रिक्ट है, बंगा गांव है, वर्तमान में ये जगह पाकिस्तान में है। एक ऐसे होनहार विद्वान का जन्म होता है जो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात हो जाता है। महज 23 वर्ष की उम्र में वो अपनी मौत का सिक्का फेंक करके पूरी दुनिया को अपना मित्र बना लेता है और संसार के प्रत्येक कोने के अंदर उसके नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। और तब से लेकर के वर्तमान तक ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई महीना नहीं, ऐसा कोई साल नहीं या ऐसा कोई समय नहीं जब उन लोगों का नाम न लिया जाता हो। बड़े से बड़े लेकर के और एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर के मैं कहता हूं साधारण बच्चे तक उस व्यक्ति का नाम बड़ी जो है मैं शिद्दत के साथ या बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े आदर और सम्मान के साथ उस व्यक्ति का नाम जो है लोगों की जुबान पर आता है। और उस व्यक्ति का नाम जब लिया जाता है हम अपने आप को भावुकता के नए संसार में पाते हैं। मानवीय दुर्बलताओं से व्यक्ति स्वयं को दूर हटा लेता है और प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक तरह से एक रोशनी कौंध जाती है कि मेरा जीवन भी उस नौजवान की भांति होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत माता के वीर सपूत, क्रांति के पूर्व योद्धा, हम सबके प्रेरणा स्रोत मां भारती के सच्चे बेटे और जिन्होंने अपनी मौत का सिक्का फेंका, अपने जीवन को आहूत करके जो चले गए और राष्ट्र को पराधीनता की बेड़ियों से सदैव के लिए जिन्होंने मुक्त कराया। शहीद आजम भगत सिंह जी की बात यहां हो रही है। साथियों, 28 सितंबर का दिन उनका जन्मोत्सव का दिन होता है। 28 सितंबर 1907 को शहीद आजम भगत सिंह जी पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह जी और उनकी माता का नाम विद्यावती था। उनके दादाजी का नाम सरदार अर्जुन सिंह जी था। भगत सिंह जिस दिन पैदा हुए उसी दिन उनके पिताजी और उनके चाचा जी जेल से छूट करके आए थे। तो दादी ने उनको कहा कि ये बच्चा बड़ा भाग्यवान है, बड़ा भागों वाला है, इसलिए भगत सिंह का नामकरण किया गया। भगत सिंह उनका नाम रखा गया था, भाग वाला अर्थात भगत सिंह। साथियों, कोई भी व्यक्ति होता है उसको संस्कार जो है वो अपने घर से ही संस्कार रूप में वो सारी चीजें उसको मिलती हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी का जो पूरा परिवार था, आजादी की लड़ाई में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान उस समय था। उनके पूरा का पूरा परिवार, चाहे उनके पिताजी की बात करें, उनके दादाजी की बात करें, उनके चाचा अजीत सिंह जी की बात करें जो बहुत ही प्रख्यात क्रांतिकारी थे और देश निर्वासित का दंड उसमें जिन्हें जो है दिया गया था, तो देशभक्ति की प्रेरणा उन्हें अपने परिवार से ही जो है मिली थी। उनका पूरा का पूरा परिवार जो है राष्ट्रवादी गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता रहता था। भगत सिंह जी के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी वो महर्षि दयानंद के अनुयायी थे। वो बहुत कट्टर आर्य समाजी थे। वो पंजाब के अंदर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने महर्षि दयानंद के हाथों से यज्ञोपवीत लिया था और वो प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। और शहीद आजम भगत सिंह जी का भी यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया था, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आर्य समाज की भट्टी से निकले नौजवान थे। अनेक क्रांतिकारियों का जो प्रेरणा के पुंज थे वो महर्षि दयानंद सरस्वती थे और ऋषि दयानंद युग दृष्टा से अनेकों क्रांतिकारियों ने उनके जीवन से प्रेरणा ली। शहीद आजम भगत सिंह जी का पूरा परिवार आर्य समाज की धारा से या आर्य समाज के विचारों से पूरी तरह ओतप्रोत था।
जब शहीद आजम भगत सिंह जी थे तो दादाजी ने उन्हें पढ़ने के लिए डीएवी कॉलेज के अंदर भेजा। डीएवी कॉलेज से वो 1919 के अंदर जब जो है जलियांवाले बाग के अंदर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई भारतीयों के ऊपर और बहुत बड़ा नरसंहार उसमें अंजाम दिया गया। उस समय शहीद आजम भगत सिंह जी महज मुश्किल से कोई 10 या 11 साल के नौजवान रहे होंगे और वो लाहौर से गए थे उस समय और अमृतसर वो गए रेलगाड़ी पकड़ करके और उस मिट्टी को जाकर के देखा जहां शत लाते लोगों की पड़ी हुई थी, चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था और वहां जाकर के अपलक लाशों की तरफ देखते रहे। उनकी भुजाएं फड़कने लगी, उनके उस चेहरे के ऊपर जो है लाल रंग का वो जो एक तरह से जो रंग था वो उभरने लगा, धमनियों में खोलता हुआ रक्त एकदम से तेज हो गया और वहां की मिट्टी को नमस्कार किया। एक बोतल अपने साथ लेकर के गए थे, उस बोतल के अंदर उस रक्त रंजित मिट्टी को भरा और अपने घर लेकर के आए और पूरे परिवार को कहा कि मैं जब तक घर में रहूंगा इस मिट्टी की पूजा करूंगी, इस मिट्टी के अंदर हमारे शहीदों का खून मिला हुआ है। लाहौर के नेशनल कॉलेज के अंदर जब उन्होंने दाखिला लिया तो वही उनकी जो भेंट होती है वो शहीद है भगवती चरण वोहरा, यशपाल और सुखदेव राजगुरी सब लोग वहां पढ़ते थे, यही उनकी भेंट उन लोगों से होती है और धीरे धीरे सब लोग शहीद आजम भगत सिंह जी के विचारों से जो एक तरह से आकृष्ट होते हैं और बहुत बड़े मित्र ये उस समय बन जाते हैं। 1921 के अंदर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब छेड़ा, सारे के सारे क्रांतिकारियों ने उस आंदोलन के अंदर चढ़ बढ़ करके भाग लिया और सब लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 1924 के अंदर ही प्रथम बार शहीद आजम भगत सिंह जी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा गठित किए गए HRA जिसके कुछ शेष उस समय बचे हुए थे उसका सदस्य वो बन जाते हैं। हालांकि उस समय पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना उन्होंने शुरू नहीं किया था। 1926 के अंदर वो नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी वैचारिक रूप से जो है अन्य क्रांतिकारियों से पूरी तरह भिन्न दिखाई देते हैं। जितने भी क्रांतिकारियों से उनमें से शहीद आजम भगत सिंह जी का जो वैचारिक जो एक तरह से मैं कहता हूं जो उनके सोचने का जो ढंग था, उनकी जो बुद्धि का जो कौशल था, उनका एक जो सबसे भव्य व्यक्तित्व जो उनके अंदर दिखाई पड़ता है वो उनके विचारों की गूंज है। वो पढ़े लिखे बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के क्रांतिकारी थे। महज 22, 21 या 20 साल का एक नौजवान, परंतु उसका सोचने का ढंग, उसका लिखने का ढंग और उसके विचारों के अंदर इतनी परिपक्वता थी कि साधारण से साधारण व्यक्ति जो अंदाजा नहीं लगा पाता था कि ये व्यक्ति किस मिट्टी का बना हुआ है। 1926 के अंदर जब नौजवान भारत सभा की गठन उन्होंने किया और जब घर में जो है उनकी विवाह शादी की बात जब आती है तो चुपके से एक पत्र जो है घर वालों के नाम छोड़ करके वो घर से निकल जाते हैं और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के यहाँ जाकर के ठहरते हैं और अपनी जो उनकी पहचान थी उसको छद्म रूप से पूरी तरह गुप्त वो रखते हैं। और वहां एक जो वहां समाचार पत्र उसमें चलते थे, चाहे वो कीर्ति की बात करे, वीर अर्जुन की बात करे, मतवाला की बात करे, प्रताप की बात करें, इन समाचार पत्रों में शहीद आजम भगत सिंह जी बलवंत या अर्जुन के नाम से अपने लेख उसमें लिखते थे जो बेहद ही उत्कृष्ट जो है सतर के हुआ करते थे और अनेकों लोग उनके लेखों को पढ़ते थे और उनसे जो है एक तरह से क्रांति की जो विचारधारा होती थी उनसे वो परिचित होते थे। HRA के जो प्रमुख साथी थे, जब क्रांतिकारियों ने लाहौर उस रेलगाड़ी को जब लूटा गया काकोरी स्टेशन के ऊपर, तो उसी के अंतर्गत जिन क्रांतिकारियों को जब पकड़ा गया था, 4 क्रांतिकारी मुख्य रूप से उसमें थे। उस दल का जब क्रांतिकारियों को फांसी दी, उसमें मनमनाथ, उसमें जो है अशफाकुल्लाह खान थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे और उसमें अन्य अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह जी की बात करें, राजेंद्र दास दहाड़ी की बात करें, ये लोग उसमें मुख्य रूप से सम्मिलित थे। लगभग 25 लोगों का नाम उस समय उस दल के अंदर लिखा गया था। पुलिस चाह करके भी चंद्रशेखर आजाद को नहीं पकड़ पाई थी। इन लोगों को फांसी देने के बाद जो है उस दल का पूरी तरह से एकदम से वो दल छिन्न भिन्न हो गया और वो समाप्ति की तरफ चला गया था। 1927 के अंदर प्रथम बार शहीद आजम भगत सिंह जी को लाहौर षड्यंत्र केस में दशहरे के ऊपर जो एक बम फटा था मेले के अंदर, इसी को आधार बना करके प्रथम बार शहीद आजम भगत सिंह जी को गिरफ्तार किया जाता है और लगभग 2 या 3 महीने उनको जेल में रखा जाता है, परंतु पुलिस उनके खिलाफ कोई साक्ष्य या
जो है एक तरह से सबूत नहीं जुटा पाती और 60,000 रुपए की बहुत मोटी रकम वो जो है जमानत के तौर पर उनको देनी पड़ती है और तब जाकर के उनको जेल से रिहा किया जाता है। कुछ समय के लिए शहीद आजम भगत सिंह जी पूरी तरह से जो है वो तटस्थ हो जाते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना मुख्य रूप से वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। 1928 के अंदर ही क्रांतिकारियों के द्वारा चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला के खंडरों के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसका नेतृत्व शहीद आजम भगत सिंह जी करते हैं। चूंकि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर उसमें बहुत बड़ा इनाम रख रखा था और उनकी तलाश पुलिस को निरंतर थी, पुलिस के गुप्तचर निरंतर उनको ढूंढने में लगे हुए थे, तो चंद्रशेखर आजाद झांसी में उस समय थे, वो वहां से अपना संदेश भिजवाते किसी मित्र के हाथों के दल के साथी जो भी निश्चय करेंगे मुझे वो शहर स्वीकार होगा। तब शहीद आजम भगत सिंह जी के द्वारा ही दल का जो नाम था उसको प्रारंभिक जो नाम रखा गया था 1924 के अंदर सचिंद्र नाथ सान्याल और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने दल का नाम उसमें HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी भारतीय प्रजातांत्रिक सेना उसका नाम रखा गया था। और बाद में 1928 के अंदर जो क्रांतिकारियों की मीटिंग होती है उसमें शहीद आजम भगत सिंह जी एक नाम और सुझाते हैं HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। समाजवादी शब्द जो है इस दल के अंदर जोड़ा जाता है। अब से जो क्रांतिकारियों का उद्देश्य था वो समाजवाद था। समाजवाद का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जहां समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अधिकार दिए जाएंगे। क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों के अंदर जो है बांटने की जो राजनीति आज समाज के अंदर चारों तरफ हम देख रहे हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जानी थी। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का वो लोग निर्माण करना चाहते थे जहां पूंजीपति वर्ग चंद लोगों का, खास करके मजदूर और किसान वर्ग का शोषण न कर पाए। शहीद आजम भगत सिंह जी का जो मैं कहता हूं जो विचारों का उनका जो पैमाना था वो बेहद ही ऊंचे स्तर का था। उनकी जो सोच थी वो दूरदर्शी थी, वो बहुत लंबा सोचते थे और यही चीज एक विशेष तौर पर उनमें दिखाई देती है जो अन्य क्रांतिकारियों से उनको थोड़ा सा अलग हट करके रखती है। साथियों, साइमन कमीशन जब भारत के अंदर आता है तो लाहौर के स्टेशन के ऊपर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बहुत बड़ी भीड़ उस समय जो इकट्ठी होती है। साइमन गो बैक के नारे वहां लगाए जाते हैं और साइमन का बॉयकॉट किया जाता है। इस स्वागत से साइमन जो है पूरी तरह से बौखला जाता है और पूरी भीड़ के ऊपर जो लाठीचार्ज करने का आदेश दिया जाता है। नौजवान भारत सभा के कुछ सदस्य लाला लाजपत राय जी के ऊपर एक तरह से वो जो सुरक्षा घेरा बनाते हैं, लेकिन बहुत भयंकर तरीके से लाठीचार्ज वहां किया जाता है और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को सर के ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आती हैं। चूंकि उनकी समय उनकी जो उम्र थी, जो अवस्था थी वो भी काफी उसमें हो चुकी थी। 1 महीने के बाद लाला लाजपत राय जी का देह अवसान हो जाता है। क्रांतिकारियों का खून जो एक तरह से वो उबाल में आता है और क्रांतिकारी कहते हैं कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। और 19 दिसंबर 1928 को दिन दहाड़े सॉन्डर्स की जो है पुलिस मुख्यालय के सामने हत्या कर दी जाती है। प्रथम जो गोली चलाते हैं वो राजगुरु चलाते हैं और उसके बाद 5 गोलियां शहीद आजम भगत सिंह जी एक के बाद एक दनादन गोलियां चला करके लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाता है। और साफ तौर पर शहर की जो है दीवारों के ऊपर इश्तिहार ये चिपकाए जाते हैं कि लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया गया है। लाला लाजपत राय जी की जो हत्या है वो बहुत बड़ा शर्मनाक एक तरह से जो है कृत्य है। ये जो वर्तमान जो सरकार है ये पूरे विश्व में सबसे घिनौनी और सबसे गिरी हुई सरकार है। ऐसी अत्याचार सरकार को सबक सिखाने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे, उद्यत रहेंगे। हम पूरी दुनिया को ये दिखा देना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी नौजवानों का खून वो जम नहीं गया है, जाम नहीं हो गया है। और चाहे ब्रिटिश सरकार कितना भी प्रयास क्यों न कर ले हम लोगों के दमन करने का, लेकिन ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाने के लिए क्रांतिकारी सदैव अपने हथेली के ऊपर अपनी जान को लेकर सदैव घूमते रहेंगे और इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते रहेंगे। एक व्यक्ति की हत्या का हमें खेद है, लेकिन इस व्यक्ति की हत्या ब्रिटिश अत्याचारी के कारिंदे के रूप में की गई है। सरकार पूरे क्रांतिकारियों के ऊपर एक तरह से बहुत तगड़ी जो है तफ्तीश करती है। क्रांतिकारियों को जो भी जहां मिल जाता है उनको धर दबोचा जाता है। भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी भगत सिंह की पत्नी बनकर भगत सिंह को लाहौर से निकाल करके लेकर के जाती है और भगत सिंह इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। वहां कुछ समय वो बिताते हैं। ये अपने आप में बहुत विशेष घटना होती है। भगवती चरण वोरा का जो बेटा था सची वो भी उनके साथ होता है।
सरकार दो काले कानून लेकर के आती है 1928 के अंदर ही, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। इन काले कानूनों को लादने का तात्पर्य यही था कि जो गुलामी की जो जंजीरें थी उनको और ज्यादा कड़ा कर दिया जाए। सब लोगों की चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बैठक होती है और तब क्रांतिकारी निर्णय लेते हैं कि इन बिलों को किसी भी सूरत में पास नहीं होने दिया जाएगा। और ये निर्णय लिया जाता है कि दिल्ली की सेशन अदालत के अंदर पूरी सभा जब लोगों से भरी हुई होगी तब वहां बम फेंके जाएंगे और हम अपने आप को गिरफ्तार करवाएंगे ताकि हम अदालत को एक मंच के रूप में प्रयोग कर सकें और ब्रिटिश सरकार की पोल पूरी दुनिया के सामने हम खोल सकें। हालांकि ये बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहता हूं रिस्क था। अगर क्रांतिकारी चाहते तो बड़े आराम से बम फेंकने के बाद वहां से निकल सकते थे, उनके पास भरी हुई पिस्तौलें भी थी। इसके अलावा वहां दर्शक दीर्घा के अंदर चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोरा, दुर्गा भाभी, सचिंद्र नाथ सान्याल, कई जो क्रांतिकारी थे उसमें बैठे हुए थे और उन सब के पास भरी हुई पिस्तौलें थी। यदि वो चाहते एक भी व्यक्ति वहां से जीवित नहीं निकल सकता था। लेकिन क्रांतिकारियों का उद्देश्य किन्हीं लोगों की हत्या करना नहीं था, बहुत बड़े नरसंहार को अंजाम देना नहीं था। 8 अप्रैल 1929 को ही जो है जब दिल्ली की सेशन अदालत के अंदर जब वहां का जो अध्यक्ष था और वो जब उसकी अध्यक्षता जब कर रहे थे, जो ही उन्होंने अपना निर्णय सुनाना चाहा, ऊपर की दर्शक दीर्घा में से शहीद आजम भगत सिंह जी और उनके जो दूसरे साथी थे बटुकेश्वर दत्त, उनके हाथों में पर्चों का बंडल था और एक अखबार के अंदर उन्होंने कुछ जो है बमों को लपेट करके वहां रखा हुआ था। दर्शक दीर्घा में से उठ करके वो नीचे जो खाली जगह जहां थी वहां वो बम फेंकते हैं और बम बेहद शक्तिशाली होते हैं। बमों का विस्फोट जब होता है दीवारें पूरी तरह से हिल जाती हैं। क्रांतिकारी क्रांति अमर हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के ऊंचे नारे लगाते हैं और बाद में वो अपनी गिरफ्तारी श्रम देते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी बहस जो है कानून के द्वारा होती है। आज तक के विश्व के इतिहास में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए क्रांतिकारियों ने 122 दिन की भूख हड़ताल की थी। साथियों, शहीद आजम भगत सिंह जी 5 फुट 10 इंच की उनकी हाइट थी, बेहद लंबे सोरे, लंबे गोरे और चिट्टे बड़े नौजवान थे, बड़े सुंदर वो व्यक्ति थे। और उस समय उनकी इतनी दयनीय हालत हो गई थी कि स्ट्रेचर के ऊपर उनको जो है बैठा करके लाया जाता था। वो अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। 122 दिन की लंबी भूख हड़ताल करने के बाद आखिरकार गोरी सरकार को झुकना पड़ा और क्रांतिकारियों की सभी मांगों को मान लिया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल कर दी थी। भगत सिंह के जो बहुत प्रिय साथी थे, बंगाल से जो साथी क्रांतिकारी थे, जतिन दास, वो लगभग 68 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान वो अपनी उस शरीर को छोड़ देते हैं और जतिन दास का नाम सदैव के लिए जो इतिहास के पृष्ठों में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाता है। जब लंबी बहस चलती है, शहीद आजम भगत सिंह जी अपना मुकदमा खुद लड़ते हैं। वो किसी प्रकार की दया प्रार्थना या अपने जीवन को बचाने के पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे यदि एक भगत सिंह मरेगा तो एक भगत सिंह के मरने से हो सकता है सैकड़ों या हजारों भगत सिंह पैदा हो और राष्ट्र की जो आजादी की लड़ाई है उसको और ज्यादा गति दिए जा सके। हालांकि जीवन से उन लोगों को बड़ा प्रेम था, वो मानवीय भावनाओं से उत्प्रोत व्यक्ति थे, परंतु उस समय जो परिस्थितियां थी उसके अनुकूल उन लोगों ने राष्ट्र सेवा का व्रत ले रखा था। उनके अपने स्वार्थ उनके लिए मायने नहीं रखते थे, वो तो किसी और दुनिया के प्राणी थे, कुछ और सोच रखने वाले व्यक्ति थे और ऐसे विरले व्यक्ति बहुत कम संसार के अंदर पैदा होते हैं। 7 अक्टूबर 1930 को जो है लाहौर की जो सेशन अदालत है वो इन लोगों को फांसी की सजा सुनाती है, मुकर्रर करती है। उनकी तरफ से शहीद आजम भगत सिंह जी की तरफ से जो है काफी सारे लोग सरकार को जो है चाहते हैं किसी तरह से शहीद आजम भगत सिंह जी की फांसी रुकवाई जाए। इरविन से भी बात की जाती है, महात्मा गांधी और इरविन की बात भी होती है, परंतु वहां भी शायद क्रांतिकारियों की फांसी रुकवाने के बाद में कोई बात नहीं हुई। इस बात का कोई पक्का साक्ष्य भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर चाहते तो क्रांतिकारी स्वयं अपने जीवन को बचा सकते थे। लेकिन इन लोगों के लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं था। ये माँ भारती के सच्चे सपूत थे। देश की रक्षा, देश के लिए आहूत होना इन लोगों के जीवन का मूल उद्देश्य था। स्वार्थ किसी भी हद तक इन लोगों को छू नहीं गया था। आखिरकार 24 मार्च 1931 को जो है फांसी देने का निश्चय किया जाता है, लेकिन पूरे देश के अंदर एक तरह से भूचाल आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति ये कोशिश करता है किसी तरह भारत मां के इन बाकुओं के जीवन को बचाया जाए। चारों तरफ से देश में पूरी तरह हलचल थी। प्रत्येक व्यक्ति की जुबान के ऊपर जो है शहीद आजम भगत सिंह जी और उनके क्रांतिकारी साथियों का नाम था। और 23 मार्च 1931 को सायंकालीन लगभग 7 बजे के आसपास लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर
मां भारती के इन वीरों को चुपचाप तरीके से फांसी दे दी जाती है। और कमाल की बात देखिए, वो ब्रिटिश सरकार जो अपना लोहा मानती थी, जो ये मानते थे कि उनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जिन लोगों की तूती बोलती थी, उन लोगों के भीतर इतनी भी जो है मैं इतनी शक्ति नहीं थी कि इन लोगों के मर्त शरीरों को इनके परिवार वालों को सौंप दिया जाए। बहुत क्रूरता की गई क्रांतिकारियों के साथ में। इन क्रांतिकारियों के शवों को काटा गया छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, उनको बोरियों में भरा गया और जो इनका जो पिछला रास्ता था उसमें से ले जाकर के ट्रकों के अंदर लादा गया और इनको हुसैनी वाला एक नाम की जगह है जहां रावी सतलुज का जो है मेल होता है तीन नदियों का, वहां जाकर के चुपचाप से जो है तेल डालकर इन क्रांतिकारियों के शवों के अंदर आग लगा दी गई। साथियों, इतनी घटिया और इतनी जो है नीच करतूत को जब ब्रिटिश सरकार ने अंजाम दिया, क्योंकि उसको डर था कि यदि शहीद आजम भगत सिंह जी की लाश देशवासियों को सौंपी गई तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा होगा और लोग अफरा तफरी मचा देंगे और ईंट से ईंट बचा देंगे। इसलिए इन लोगों की मृतदेह जो है जीवित देह से ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुई। और शहीद आजम भगत सिंह जी हमेशा ये कहा करते थे कि जीवित भगत सिंह से ज्यादा मृत भगत सिंह ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा, और उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करके दिखाया। तो ये छोटा सा जीवन उनका वृत्तांत था। आज उनका जन्म दिवस है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, विशेष करके युवा पीढ़ी, हमारे क्रांतिकारियों के जीवनों से वो प्रेरणाएं ले, उनके जैसा बनने का वो भी संकल्प ले। प्रत्येक व्यक्ति चाहता शहीद आजम भगत सिंह जी की जो है उनके जैसा बने, उनके विचारों को आत्मसात करें। लेकिन जब तक राष्ट्रभक्ति की लौ आप अपने भीतर नहीं जलाएंगी, जब तक मां भारती के चरणों में, या जब तक आपके मन मस्तिष्क के अंदर देशभक्ति का प्रेम और देशभक्ति का वो सर्वोच्च स्तर हिलोरे नहीं मारेगा, तब तक उनके जैसा बन पाना संभव नहीं है। वर्तमान युवा पीढ़ियों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, उनके विचारों को पढ़िए, उन महावीरों के बलिदानों को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाइए, उनके विचारों के ऊपर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और जो मैसेज, जो पैगाम वो देकर के चले गए थे, उनका अधूरा काम आप सबको पूरा करना है। जिस समाज की कल्पना उन लोगों ने की थी, उस समाज का निर्माण आज तक भी हमारी सरकारें नहीं कर पाई हैं। आज भी चारों तरफ साम्राज्यवाद का बोलबाला है। ऐसे में उन वीरों के दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चलें, उनसे प्रेरणाएं लें, उनके जीवन से सीख लें, उनके जैसा बने, राष्ट्र के हित में सोचें, राष्ट्र हित में काम करें, मानवता के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं। स्वार्थ की जिंदगी तो प्रत्येक व्यक्ति जीता है, परंतु स्वार्थ से ऊपर उठ करके जो मानवता के लिए, देश और समाज के लिए जो कुछ करते हैं, उन्हीं लोगों के नाम अमर होते हैं। तो ऐसे ही वीर बलिदानी का, शहीद आजम भगत सिंह जी का जीवन चरित्र हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप सबको नमस्ते, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। धन्यवाद।